देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सामने मौत दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे। राहुल गांधी को ढूंढ रहे थे भाजपाई, लेकिन जैसे ही दिखाई दिए राहुल गांधी वैसे ही भाजपाई दिखने बंद हो गए हैं। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्या मामला सामने आया है जहां पर राहुल गांधी ने सीधा अपने संसदीय क्षेत्र का रुख किया है। दोस्तों बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण और इंडिया गठबंधन को मिली है बड़ी सफलता। दोस्तों आखिरकार चुनाव आयोग को झुकना पड़ा है। बताएंगे ना चाहते हुए पत्र लिखकर इंडिया गठबंधन की बात माननी पड़ी है। बताएंगे कौन से मामले से जुड़ी है ये बड़ी अपडेट। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बताएंगे कहां पर गोदी मीडिया के पूरे दफ्तरों में आग ही आग लगा दिया गया दोस्तों और जमकर तोड़फोड़ की गई है। इसी के साथ में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आए रिजल्ट को लेकर कई सारी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों बताएंगे कैसे इसे बीजेपी के हार के तौर पर बताया जा रहा है। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल के अंदर जो हालात बने हैं वो झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने वाले लोगों के लिए एक खुली चेतावनी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अगर आप भी दोस्तों नेपाल के लोगों का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर लगातार बीजेपी के लोग इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि राहुल गांधी कहां है, राहुल गांधी कहां है। अब उनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दोस्तों खबर यह है कि राहुल गांधी भारत में ही मौजूद है और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उन्होंने वोट डाला है। दोस्तों इसके बाद राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे के लिए जा रहे हैं, यानी राहुल गांधी आज रायबरेली में मिलेंगे। दोस्तों आज राहुल गांधी अपने पार्टी के बूथ लेवल के अध्यक्षों को संबोधित करेंगे दोस्तों और संगठन के बारे में पूरा फीडबैक लेंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर भी पार्टी के नेताओं से बातचीत की जाएगी और इससे पहले राहुल गांधी ने बिहार के नेताओं को भी दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत की थी दोस्तों। यानी राहुल गांधी लगातार संगठन के काम में जुटे पड़े हैं, लेकिन भाजपाई ढूंढ रहे हैं कि राहुल गांधी कहां है। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपाइयों के पास कुछ काम नहीं होता, केवल राहुल गांधी को दूरबीन लेकर ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी दिखाई देते हैं तो उसके बाद भाजपाई गायब हो जाते हैं। दोस्तों बीते रात राहुल गांधी की ओर से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठक बुलाई गई। दोस्तों इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिसमें प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद थे। दोस्तों पप्पू यादव के साथ में कन्हैया कुमार, कृष्णा वरु समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे और बिहार चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर राहुल गांधी को किसी न किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों एक और नया मामला सामने आया जिसे लेकर ईडी वाले अचानक से एक्टिव हो गए हैं। दरअसल एक बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल खड़ा किया दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर से ईडी वालों ने पूछताछ करनी शुरू कर दी दोस्तों। यानी ईडी का इस मामले से कोई लिंक नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद ईडी ने फेमा एक्ट कानून का हवाला देते हुए धारा 37 के तहत बीजेपी के नेता से सारे बयान और सारे जितने तथाकथित सबूत है उन्हें इकट्ठा कर लिया है दोस्तों। यानी राहुल गांधी से जुड़े इस तथाकथित मामले को लेकर ईडी वाले भी एक्टिव हो गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अचानक से ईडी वालों का एक्टिव हो जाना इस मामले पर साफ बताता है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जैसे तैसे राहुल गांधी को किसी न किसी मामले पर तो फंसा लिया जाए। अब तक ऐसा नहीं हो पा रहा, तो अब ये नया मामला है जिस पर ईडी वाले एक्टिव हो गए हैं। 2 शब्द जरूर लिख के बताएगा दोस्तों इस पूरे प्रकरण पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर चुनाव आयोग को इंडिया गठबंधन ने मिलकर झुकाया है दोस्तों। इसके बाद चुनाव आयोग को खुद से पत्र लिखकर पूरे मामले पर अपना फैसला बदलने के लिए बोला गया। दरअसल हुआ ये कि चुनाव आयोग ने बीते दिन एक लेटर लिखा है दोस्तों। इस पत्र में चुनाव आयोग ने एसआईआर से जुड़े मामले को लेकर बिहार के राज्य चुनाव आयुक्त को यानी चुनाव आयोग को बोला है कि जो पुराना फैसला था कि 11 डॉक्यूमेंट को यानी 11 जिन दस्तावेजों को मान्यता दी गई है उसे बढ़ाकर अब 12 किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों चुनाव आयोग जो इस बात पर पूरी तरीके से अड़िग हो गया था कि वो आधार कार्ड को एक प्रूफ के तौर पर नहीं लेने देगा। यानी जो 11 डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए बोला गया था दोस्तों, उसमें आधार कार्ड को लेकर साफ तौर पर बोल दिया गया था कि आधार कार्ड को एक दस्तावेज के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई अपना पहचान इस बात से स्थापित करना चाहता है कि उसके पास आधार कार्ड है तो उसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आखिरकार झुकना पड़ा दोस्तों। चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर दी दोस्तों और जोरदार तरीके से हुए डिबेट के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को भी एक डॉक्यूमेंट मान लिया है दोस्तों, जो इससे पहले इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, हवाबाजी कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट ना माना जाए, जिसके तहत कई सारे लोगों के नाम कट गए थे दोस्तों। क्योंकि लोगों के पास जनरली आधार कार्ड होता है लेकिन कठिन दस्तावेज मांगे जा रहे थे। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को आखिरकार अपने लिए गए फैसले पर पलटना पड़ा है जबकि वो जिद पर अड़ गए थे और ये इंडिया गठबंधन की ही जीत है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इस पर इंडिया अलायंस को क्रेडिट दिया जाना चाहिए दोस्तों, उन्हीं के प्रयासों के बाद जनता को फायदा मिला है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर
बीते दिन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोट डाले गए दोस्तों। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये लगातार वोटिंग जारी रही दोस्तों, जिसमें सारी पार्टी के लोगों ने अपने अपने तरीके से वोट डाला। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को लगभग 40% वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सबसे ज्यादा वोट मिला दोस्तों और वो चुनाव जीत गए। यानी बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे दोस्तों, यानी इलेक्शन में बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। लेकिन इस पर जयराम रमेश की ओर से प्रतिक्रिया दी गई दोस्तों। जयराम रमेश कहते हैं कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरीके से एकजुट रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निस्संदेह सबसे ज्यादा सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किए। वर्ष 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले थे। बीजेपी की अंक गणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरीके से हार है। जयराम रमेश ने कहा कि वैचारिक लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, यानी जो हमारी विचारधारा की लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। आंकड़ों में बेशक इंडिया गठबंधन नहीं पहुंच पाया अपने 50% के आंकड़े तक, लेकिन हमारी वैचारिक लड़ाई लगातार जारी रहेगी। और सबको पता तो दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के पास पूरे के पूरे मेजॉरिटी का नंबर नहीं है, यानी जितने चाहिए थे लगभग 360 के आसपास वोट दोस्तों, उतना नहीं हो पाया। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप लोग जानते हैं कौन कौन है। आंध्र प्रदेश की दो पार्टियां हैं, एक वाईएसआरसीपी है, दूसरा बीआरएस पार्टी है। दोनों के दोनों बीजेपी सरकार के द्वारा कराए जा रहे जांच से इतना ज्यादा डरे हुए थे दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ बोलने से भी हिचकिचा रहे थे, जिसमें से वाईएसआरसीपी ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया और बीआरएस पार्टी ने वोट देने से ही इंकार कर दिया। तीसरी बड़ी पार्टी थी नवीन पटनायक की पार्टी, जिनके पास अच्छे खासे सांसद है दोस्तों, वो भी इस पूरे चुनाव से अपने आप को दूर कर लेते हैं। ऐसे ही और भी कुछ छोटी पार्टियां हैं दोस्तों, जिनसे उम्मीद की जाती है वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में वोट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई, आईटी और तमाम तरीके की जांच एजेंसियों का इतना खौफ है दोस्तों कि ये पार्टियां बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट डालने से भी हिचकिचा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि नवीन पटनायक एक्सपोज हो चुके हैं, तेलंगाना के बीआरएस पार्टी के लोग एक्सपोज हो चुके हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं दोस्तों, तो अब इन लोगों से कुछ खास उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ये लोग कभी बीजेपी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि ये डरते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जो लोग डरते हैं उनका इंडिया गठबंधन में कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले अब ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पूछेंगे नहीं दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, जब ये जेल में जाएंगे तो उसके बाद कहेंगे बीजेपी ने गलत तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन अभी विपक्ष को सपोर्ट करने का टाइम आया तो चुप्पी साध कर बैठ गए। दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों नवीन पटनायक के बारे में और वाईएसआरसीपी के नेता जगन मोहन रेड्डी के बारे में दोस्तों, और बीआरएस पार्टी के बारे में। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पूरे साउथ एशिया के अंदर भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। भारत में जो भी घटनाएं होती है उसका असर आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि नेपाल के अंदर गोदी मीडिया के साथ जोरदार तरीके से रिपीट की गई है दोस्तों, और गोदी सेंटर को ही पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि नेपाल के अंदर कुछ गोदी मीडिया वाले काम कर रहे थे दोस्तों, जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के समर्थन में केवल गुणगान गाया करते थे। जब लोग बोलते थे कि असली मुद्दे दिखाओ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के बारे में जो जनता का आक्रोश है उसे दिखाओ ताकि पूरी दुनिया समझे कि क्या चल रहा है, तो वो दिखाने की जगह दोस्तों केवल सरकार का गुणगान गाते थे और एक नेता केपी शर्मा ओली का दिन रात जाप जपते थे। इसके बाद अब लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा नेपाल में भड़का दोस्तों कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया यानी तथाकथित जो गोदी मीडिया है नेपाल की, उस पर निशाना साधा दोस्तों। नेपाल की गोदी मीडिया को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी दोस्तों। पूरे के पूरे मीडिया हाउस में जाकर आग लगा दिया गया। सोशल मीडिया पर मिली जानकारी से पता चल रहा है कि मीडिया हाउस में आग लगा दी गई। जनता को लगता है कि प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार मीडिया दबा रहा था, मीडिया उनका साथ दे रहा था, यानी प्रधानमंत्री केपी ओली का साथ दे रहा था। देश में जरूरी सवाल नहीं पूछे जाते तो दिन रात प्रधानमंत्री का गुणगान किया जाता है, तो फिर मीडिया का हाल यही होता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक बड़ा संकेत है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अब भी टाइम है समझ जाने का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजीव निगम जो कॉमेडियन है दोस्तों, उन्होंने भी कहा कि नेपाल के वहां के मक्कार मीडिया हाउस को भस्म कर दिया गया है। दुनिया भर के झूठ गोदी मक्कार मीडिया को सबक लेना चाहिए, यानी उनका निशाना भारत की तथाकथित गोदी मीडिया की ओर है दोस्तों। दो शब्द इस मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बार बार बीजेपी सरकार को आईना दिखाने वाले नितिन गडकरी बीते दिन जब वोट डालने के लिए जा रहे थे दोस्तों, तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे दोस्तों, यानी खड़गे का हाथ थाम के वोट डालने के लिए पहुंचे नितिन गडकरी। इससे दोनों नेताओं के आपस के जो दोस्ती है दोस्तों उसके बारे में पता चलता है। नितिन गडकरी बार बार बीजेपी को निशाने पर लेते रहते हैं और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में जो उनका अच्छा संबंध है दोस्तों, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी से बीजेपी के लोग इसीलिए भड़के रहते हैं दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से उनके अच्छे खासे संपर्क है। कई बार
नितिन गडकरी ने बीजेपी को आईना दिखाया है दोस्तों, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे रोड बनाने का मामला हो, या फिर E20 का मामला हो। दोस्तों जरूर लेकर बताया इस पूरे मामले को लेकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेपाल में चल रहे जोरदार तरीके के उथल पुथल को लेकर दोस्तों इंडिया गठबंधन के बड़े नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत की ओर से बीजेपी को अल्टीमेटम दिया गया है। दोस्तों संजय राउत कहते हैं कि नेपाल में आज ऐसी स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, नेपाल जैसी स्थिति, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी दोनों को टैग करते हुए बताया है कि अगर भारत को नेपाल नहीं बनने देना है तो फिर सारे विकास के काम किए जाने चाहिए और जो वादे किए गए थे उनका भी सही से पालन किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत बीजेपी और मोदी को निशाने पर ले रहे। दोस्तों उन्होंने टैग करके भी ऐसा ही किया है और जिस तरीके से नेपाल में हालात बने हैं दोस्तों, झूठ बोल बोल के सरकार बनाई गई थी कहीं ना कहीं, उसे लेकर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताया गया दोस्तों इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेताओं को लगता है कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री है। कारण यह है दोस्तों कि बीजेपी के लोग जब देखो तब देखो केवल एक बात बोलते रहते हैं कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं गए, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया, राहुल गांधी ने वैसा क्यों नहीं कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों अब बीजेपी के पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि राहुल गांधी को पंजाब में होना चाहिए था, लेकिन वे छुट्टी मना रहे हैं, यानी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है, ऐसा ही शायद बीजेपी वालों को लगता है दोस्तों, और इसीलिए राहुल गांधी को पंजाब भेजना चाहते हैं, पंजाब में देखना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में बाढ़ आ रखी है दोस्तों। यानी इतने दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए तब बीजेपी का कोई नेता सवाल खड़ा नहीं कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी से उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे दोस्तों, जबकि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, पहले कम से कम प्रधानमंत्री को घूमकर आ जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोग अपने हिसाब से सारे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन चलाती है दोस्तों, इसीलिए पार्टी की ओर से अपने स्तर पर सारी मदद की जा रही है। इसके बावजूद बीजेपी के नेता राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बीजेपी के नेता बार बार हर जगह राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। दो शब्द लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी की विधायक दल की मंगलवार को बैठक होती है दोस्तों। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और विधायक जितेंद्र गोठवाल अपने अफसरों के साथ में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान जितेंद्र गोठवाल और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बीच में बहस हो जाती है दोस्तों। इसके बाद सीएम ने मामले में दखल देते हुए दोनों को शांत करवाने की कोशिश की दोस्तों। गोठवाल का कहना था कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जेजेएम घोटाले की जांच की मांग उठाई थी। जांच में दोषी पाए गए 5 अफसरों पर कार्रवाई की बजाय सरकार ने चुप्पी साधे रखी है। इस पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा उखड़ गए दोस्तों। उन्होंने कहा कि सारे काम नियम अनुसार होते हैं, किसी को नौकरी से तो नहीं निकाल सकते। इस मुद्दे पर दोनों के बीच में कुछ मिनट तक बहस होती रही दोस्तों। यानी मुख्यमंत्री के रहते हुए दो मंत्री आपस में बैठक के दौरान भिड़ जाते हैं। इससे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और बीजेपी की सरकार में किस तरीके का मतभेद है, ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही है दोस्तों। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर जाने वाले हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी का 13 तारीख को मणिपुर का दौरा होने वाला है, लेकिन नरेंद्र मोदी मणिपुर की ओर जाए उससे पहले बीजेपी के 3 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी की ओर चले आए हैं दोस्तों। यानी मणिपुर से फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचे बीजेपी के 3 नेता, जिसमें पूर्व विधानसभा के 2 सदस्य हैं, यानी 2 पूर्व एमएलए हैं और 1 वरिष्ठ नेता है दोस्तों। इन सभी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के पूर्व विधायक वाई सूर्यचंद्र और एल राधा किशोर सिंह के साथ साथ पार्टी के नेता उत्तम कुमार कांग्रेस पार्टी के दफ्तर दिल्ली पहुंचे दोस्तों, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए बीजेपी पर मणिपुर के मामले पर कई सारे आरोप लगाए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर मणिपुर में जिस तरीके के हालात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले सही से मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाई दोस्तों। अब नरेंद्र मोदी 13 तारीख को जाकर कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मणिपुर के लोगों की चिंता करते हैं, लेकिन मणिपुर के लोग उनको 2 साल से ढूंढ रहे हैं। अब अगर प्रधानमंत्री जाकर मणिपुर में लोगों से मिल भी लेंगे, तब भी लोगों को लगेगा कि ये साफ तौर पर केवल खाना पूर्ति करने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर वाकई इनको दुख दर्द होता तो ये पहले ही आकर हमसे मुलाकात करते और पूरे मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करते। आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों कि इस तरीके से मोदी जी का मणिपुर में दौरा करने जाना, वहां के लोगों से तथाकथित तौर पर मिलने की बातें चलना और वहां के बीजेपी के 3 नेता दिल्ली आकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं, क्या ये संकेत नहीं है कि संगठन में और बीजेपी की पुरानी सरकार में कुछ ना कुछ आपस में विवाद था, जिसके कारण नेता अब अलग रास्ता अपना रहे हैं और मणिपुर के हालात को देखकर लग नहीं रहा कि बीजेपी से हालात अभी संभलने वाले हैं दोस्तों। आप क्या कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर साथ साथ।
कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। कर्नाटका के कारवार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक सतीश के सेल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के अधिकारियों ने बेंगलुरु में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। विधायक सतीश सेल की गिरफ्तारी उस समय हुई थी जब वो ईडी कार्यालय में एक पूछताछ में शामिल होने गए थे और इससे पहले अलग अलग राज्यों के अंदर भी कई सारे इंडिया गठबंधन की पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है दोस्तों। और उसी सिलसिले में ये एक नई कार्रवाई है। इसी के साथ में संसद भवन के अंदर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर लोगों ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है दोस्तों। लोग कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जब बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की मांग की जाती है तो कहा जाता है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन होंगे तो काफी टाइम लगेगा और ये बोलकर लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाती है दोस्तों। लेकिन अब जनता ने सवाल पूछा है, ये बताइए कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तब बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके इलेक्शन कराया जाता है, क्यों छोटा सा ईवीएम लगाकर यहां पर तुरंत इलेक्शन नहीं करवा लिए जाते? ईवीएम से तो कुछ ही सेकंड में हो जाएगा, तो फिर पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का इलेक्शन हो या फिर उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, तो वो इस तरीके से क्यों करवाया जाता है बैलेट बॉक्स से, जबकि ईवीएम से तो तुरंत हो सकता है। जबकि दोस्तों बैलेट पेपर से कराने में कई सारे जो वोट है उन्हें इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। इसके बावजूद बार बार संसद के अंदर यह प्रक्रिया चल रही है कि बैलेट पेपर से यहाँ इलेक्शन होते हैं, तो सवाल तो गंभीर पूछे जाने चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि वाकई अगर ईवीएम फुल प्रूफ लगता है तो फिर बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की क्यों जरूरत है? अगर आप भी मानते हैं कि यह सवाल काफी गंभीर है जिसका जवाब भाजपाइयों को देना चाहिए दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अब राहुल गांधी की यात्रा बिहार के बाद एक और राज्य के अंदर आगे बढ़ने वाली है दोस्तों। दरअसल हो ये रहा है कि बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी दोस्तों। बिहार के बाद अब कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर भी मतदाता अधिकार यात्रा निकालेगी। इसकी शुरुआत बुधवार को मुस्तफाबाद से होगी और प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी साझा की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की ओर से वोट चोरी की साजिश को दिल्ली के लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुधवार को यानी आज यात्रा की शुरुआत होगी। करावल नगर जिले के मुस्तफाबाद स्थित संजय चौक और नेहरू विहार से होकर 25 फुटा रोड होते हुए दिलशाद मस्जिद पर समाप्त होगी और इस तरीके से यात्रा पूरे दिल्ली को कवर करने वाली है। यानी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब दिल्ली के अंदर भी गूंजता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। यानी राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो फिर यह मुद्दा और ज्यादा तीखे तरीके से जगह जगह पहुंचाया जा रहा है। पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लॉन्च कर रही है, जिससे जनता के बीच में ये सारे मुद्दे पहुंचाए जाएंगे दोस्तों। यानी कानूनी लड़ाई तो एक और चली रही है, दूसरी ओर जनता के बीच में भी अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाने की ये कोशिश है। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रपति के संदर्भ पर 8वें दिन सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी की कर्नाटका सरकार अदालत पहुंची दोस्तों। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने इस पर दलील देते हुए यानी पूरी चर्चा जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के समय सीमा निर्धारित किए जाने को लेकर है दोस्तों, कि किसी कानून पर एक्शन लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्या एक निर्धारित समय के अंदर बांधा जा सकता है कि उनको 3 महीने के अंदर फैसला लेना ही लेना होगा, या फिर वो आजाद है कि कितने भी टाइम तक फैसला नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो कोर्ट ने तो कहा था कि 3 महीना अंतिम टाइम है जब तक राज्यपाल या राष्ट्रपति को फैसला लेना पड़ेगा। अगर वो फैसला नहीं लेते तो बिल अपने आप पास हो जाएगा। इसी पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपनी दलील देते हुए कहा कि संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं। दोनों केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषद की सहायता और सलाह देने के लिए है, यानी हेल्प करने के लिए है, एडवाइस देने के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काम में बाधा पहुंचा दे। यानी जब विधानसभा कोई बिल पास करता है तो राज्यपाल और राष्ट्रपति का काम होता है कि उस पर मोहर लगाए, क्योंकि जब चुनी हुई विधानसभा के द्वारा बिल पास करवा दिया गया है तो फिर रोकने का क्या मतलब है। और बार बार रोका जाता है दोस्तों, खासकर जो विपक्षी शासित राज्य है वहां पर तो एक अलग ही तरीके का ड्रामा होता है, जिसके कारण ये पूरा मामला कोर्ट में लगातार सुनवाई के तहत जारी है दोस्तों। इस पर चर्चा चल रही है और अलग अलग तरीके से अलग अलग सरकारों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। इंडिया गठबंधन की सरकारों ने कहा है कि राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है उनका टाइम बाउंड होना चाहिए कि 3 महीने के अंदर ही उनको बिल पर एक्शन लेना है, या तो हाँ बोले या ना बोले, लेकिन 3 महीने के अंदर बोले। लगातार बिल पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं और बिल पड़ा रहता है, और जब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे या बिल पास नहीं करेंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे राज्यपाल राष्ट्रपति, तो वो कानून बन के सामने नहीं आएगा, उसे लागू नहीं किया जा सकता। तो इस पर रोक लगनी चाहिए और राज्यपाल और राष्ट्रपति को एक टाइम देना चाहिए कि 3 महीने के अंदर आप लोग तय करिए हाँ बोलना है या ना बोलना है, जो भी बोलना है जल्दी करिए। साथ साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर के डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने डोडा और जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों के अंदर भी विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों। इसके बाद जिले में पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की गई। मलिक की रिहाई के समर्थन में नारे लगाए गए और सैकड़ों समर्थकों ने भाटियास गाँव में मार्च भी निकाला और डोडा चलो आंदोलन का शुरुआत किया दोस्तों। जिला मुख्यालय आ रहे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के रोकने पर पत्थरबाजी की इस तरीके के भी दावे किए गए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के
विधायक अपने स्थानीय स्तर पर काफी पॉपुलर है दोस्तों, और विरोध करने के लिए भारी संख्या में उनके समर्थक एकजुट हुए थे, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। दरअसल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत पहली बार किसी विधायक को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। महराज मलिक के खिलाफ डोडा जिले के विभिन्न थानों के अंदर 18 FIR, 16 डेली डायरी रिपोर्ट्स दर्ज होने का उल्लेख बताया जा रहा है। कारण जिसमें सरकारी अफसरों से बदसलूकी, उन्हें कार्यालय में बंद करना, धमकाने जैसे आरोप बताए जा रहे हैं। हालिया ट्रिगर के रूप में डोडा के डिप्टी कमिश्नर के साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आया था दोस्तों, जिसका जिक्र करते हुए हिरासत में लिया गया, यानी PSA के तहत, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है दोस्तों। पहली बार किसी जनप्रतिनिधि को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस पर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस गिरफ्तारी को नाजायज करार दिया है दोस्तों, और उन्हें छोड़ने की डिमांड की गई है। जम्मू और कश्मीर के अंदर पुलिस की जो पावर है अब राज्य के पास नहीं है दोस्तों। गवर्नर के हिसाब से पुलिस प्रशासन काम करता है, इसीलिए ये जो कार्रवाई की गई है इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार, या यूं कहिए कि वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कुछ नहीं पूछा गया है, और इसीलिए जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है, ताकि पुलिस की पावर सरकार को मिले, यानी सरकार अपने हिसाब से एक्शन ले। हालांकि दोस्तों अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जम्मू और कश्मीर को जो वादा किया गया था कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, वैसा कुछ होने वाला है। आप लोग क्या समझते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के अंदर दौरा करने के लिए गए थे दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कुछ लोगों से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी शेयर की गई दोस्तों। हालांकि बाद में जब नरेंद्र मोदी वहां से लौटे तो मात्र 1600 करोड़ केंद्र सरकार की ओर से मदद दिया गया दोस्तों, यानी 20,000 करोड़ की डिमांड कर रही थी आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन दिया गया मात्र 1600 करोड़ रुपए। इसे लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने नाराजगी जताई है और पंजाब के खिलाफ भाजपा को बताते हुए निशाना साधा है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।